हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। गाइस, आप लोगों के लिए आज मैं क्या लाई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लाई हूँ जो कि है डिमांड और सप्लाई के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए। क्योंकि एमसीक्यूज से पता चलता है कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया, शुरू से सब कुछ पढ़ लिया और आज तक हम लोग पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, रिवीजन करते हुए ही आ रहे हैं। तो अब लास्ट 15 डेज़ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो स्पीड है पेपर करने की वो इंक्रीज़ होगी, नॉलेज इंक्रीज़ होगी। क्योंकि एमसीक्यूज़ में सब कुछ मिक्सअप आता है। मेरी थोड़ी सी आज क्या है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को वॉइस अच्छे से आ रही हो। मैं भी कोशिश करूँगी कि अच्छे से ही आए। तो गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोगों को टॉपिक भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि इस टाइम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने चाहिए। एक और बात है कि मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है सी एस वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस चैनल पे मैं डेली एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। खैर, फिलहाल यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड एमसीक्यूज़। देखो, डैश इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। एक हमारी वांट सेटिस्फाइंग जो हमको कहते हैं ना कि अंदर से सेटिस्फाइड करती है, वो क्या होती है? डिमांड होती है, यूटिलिटी होती है, सप्लाई होती है, या फिर नन ऑफ दी अबव होती है। तो ये होती है हमारी यूटिलिटी। नेक्स्ट, dash refers to the quantity of goods and services those consumer who are willing and able to purchase, जो हम लोग चाहते भी है और परचेज बाय इन अ गिविंग मार्केट और वेरियस प्राइसेस पे गिविंग टाइम ऑफ पीरियड पे हम लोग इसको खरीदना चाहते हैं। तो वो क्या होता है? डिमांड होती है, यूटिलिटी होती है, सप्लाई होती है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये होती है हमारी डिमांड। गाइस, मेरी एक एडवाइस है कि यहाँ पे मैं 2 स्लाइड्स में क्यों लेके आई हूँ एक एक एमसीक्यू, वो इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और फिर आप आंसर देने की कोशिश करो। देन देखो आप लोग का आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट डैश आर विलिंग and able to purchase buy in a given market at various prices in the giving period of time। तो ऐसा कौन होता है जो डिमांड करता है? प्रोड्यूसर करता है, इन्वेस्टर करता है, गवर्नमेंट करती है, या फिर कंज्यूमर करता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंज्यूमर। देख लो आप लोग की डिमांड से एक एक लाइन पे क्वेश्चन बने हुए हैं। जब एक एक लाइन पे क्वेश्चन बने होंगे तो वहाँ पे हमें कोई हरा ही नहीं सकता। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू desire for the commodity, need for the commodity, quantity demanded for that commodity, या फिर quantity of a commodity demanded at a certain price during a particular period of time। तो देखो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आप लोग एक ऑप्शन ऐसा देख रहे हो जिसमें सब कुछ है। तो जब उसमें सब कुछ है तो वही करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी की क्वांटिटी होनी चाहिए, सर्टेन प्राइस पे होनी चाहिए और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्टिव डिमांड फॉर द थिंग्स डिपेंड। हमारी जो डिमांड है वो किस चीज़ पे डिपेंड है? डिज़ायर पे, एबिलिटी टू बाय मतलब मीन्स टू परचेज, विलिंग टू यूज दोज मीन्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखो, हम कोई भी चीज़ डिमांड करते हैं। आज मुझे BMW चाहिए, तो BMW मुझे जब भी चाहिए होगी ना, जब मेरे को इच्छा होगी, डिज़ायर होगी मेरी, है ना। अब मेरी इच्छा है BMW की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो एबिलिटी टू बाय नहीं है, तो फिर वो डिमांड बन ही नहीं सकती। वो इच्छा इच्छा ही रह जाएगी, डिज़ायर डिज़ायर रह जाएगी। तो मान लो मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, दूसरा केस, मेरे पास पैसे हैं लेकिन उस पैसों को मैं खर्च नहीं करना चाहती। तो ऐसा तो नहीं है कि तिजोरी में पैसे पड़े रहेंगे तो लोग है ना कहते हैं मुझे BMW दे देंगे। ऐसा तो नहीं होगा। शोरूम वाला तो जब ही देगा जब मैं उस पैसे को उसको दूंगी। तो विलिंगनेस टू दोस मतलब उस पैसे को खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। पहली बात तो इस चीज़ की इच्छा होनी चाहिए, फिर उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, और पैसे होने से भी कुछ नहीं होता जब तक आप उस पैसे को खर्च करने का मन नहीं करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, फॉर वॉट टू बिकम एन इफेक्टिव डिमांड इट मस्ट बी बैक्ड बाय द। अगर मेरी डिमांड है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है?
पहला, एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट, ये नेसेसिटी टू बाय द प्रोडक्ट, डिज़ायर टू बाय द प्रोडक्ट, यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। आपकी चीज़ नेसेसिटी है, वो तो ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बोल ही रहा है ना कि इफेक्टिव डिमांड है। डिज़ायर है, वो भी क्वेश्चन बोल ही रहा है। तो उस इच्छा को जब हम चीज़ को खरीद पाएंगे, इच्छा को जब पूरा कर पाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। तो एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डिमांड। हमारे डिमांड में क्या क्या ज़रूरी होता है। अब देखो क्वेश्चन को चेंज होके आ गया। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते, बस हम लोग को पढ़ने का तरीका होना चाहिए। कभी क्वेश्चन आंसर बन के आ जाएगा और कभी आंसर क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो हमें ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को ढंग से देख रहे हैं। अब देखो, एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट, विलिंगनेस टू स्पेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हम कुछ और पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, बस यहाँ पे भी वही है। नेक्स्ट, इन द कंटेस्ट ऑफ डिमांड द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द कंज्यूमर। हमारे पास पैसा है इन ऑर्डर टू परचेज दैट कमोडिटी। अब उस चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा है, इसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस, या परचेजिंग पावर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसको बोलेंगे हम परचेजिंग पावर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि हमारे पास पैसे हैं चीज़ को खरीदने के, तो वो हमारी परचेजिंग पावर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेजिंग पावर क्या है? अब देखो, अभी मैंने क्वेश्चन को आंसर बना दिया और आंसर को क्वेश्चन बना दिया। तो परचेजिंग पावर है क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विथ अ कंज्यूमर टू परचेज द कमोडिटी। हमारे पास पैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द प्रोड्यूसर। अब डिमांड में प्रोड्यूसर कहाँ से आया? चलो फिर भी देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, वो तो स्कैरसिटी होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो ये तो एक अलग पॉइंट में चला गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द कंज्यूमर टू परचेज द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेजिंग पावर क्या है? देखो, मैंने एक ही चीज़ को बार बार लिया है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो डिज़ायर टू बाय द प्रोडक्ट, नेसेसिटी टू बाय द प्रोडक्ट, एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट, या फिर यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे है एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो उसके परचेज करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट इज एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। गाइज, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ला के इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर देना यार, थोड़ा सा लाइक वाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। इससे क्या होगा कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और क्वेश्चंस लाने का। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल व्हेन। परचेजिंग पावर ऑफ मनी गिर रही है, कम हो रही है। क्यों? जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, प्राइस लेवल डिक्रीज होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होती है, या फिर मनी सप्लाई फॉल होती है। तो आंसर चेक करते हैं। प्राइस लेवल इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है परचेजिंग पावर, हमारी चीज़ों को खरीदने की क्षमता कम हो रही है। वो इसलिए होती है, देखो जो चीज़ महंगी होती है ना, हम उसको हमेशा कम ही खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम लोग हमेशा उसको ज़्यादा ही खरीद सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल मिडिल लेवल के होते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस लेवल इंक्रीज, प्राइस बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर गिरेगी। नेगेटिव रिलेशन होता है इन दोनों का। सेकेंड 12th क्वेश्चन, अनलेस डिमांड इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड एबिलिटी टू पे, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड। मतलब मेरे पास परचेजिंग पावर है, मेरे पास पैसे हैं और मैं पे कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन वो फिर भी डिमांड नहीं बन सकती। वो इसलिए नहीं बन सकती, हो सकता है आपकी डिज़ायर ही नहीं हो। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? ठीक है, पार्टली ट्रू है या फिर नथिंग ट्रू। अच्छा, इसने ऊपर क्वेश्चन बोला अनलेस, जब तक हमारी परचेजिंग पावर नहीं होती और हमारी एबिलिटी टू पे नहीं होती, तब तक वो डिमांड नहीं बन सकती। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। आज आप लोगों को आईफोन चाहिए, तो आईफोन अगर आप लोग को चाहिए तो आईफोन के लिए आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो वो डिज़ायर ही रह जाएगी, वो कभी डिमांड बनेगी नहीं। तो इसलिए ऊपर साफ साफ बोला अनलेस, तो हमारा आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द कंटेस्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड विलिंगनेस टू स्पेंड मीन्स, विलिंगनेस टू मतलब खर्च करने की इच्छा, उसको क्या बोलते हैं?
एबिलिटी ऑफ मनी विथ कंज्यूमर, रेडीनेस टू यूज़ अवेलेबल मनी फॉर परचेज द कमोडिटी। तो अगर हमें विलिंगनेस टू स्पेंड देखना है, पैसे को खर्च करने का देखना है, तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए एंड बी। अब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विथ कंज्यूमर तो परचेजिंग पावर हो गई, हम यहाँ पे बोल रहे हैं विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसा है खर्च करने की इच्छा, तो रेडीनेस आएगा टू यूज़ द अवेलेबल मनी फॉर परचेजिंग अ कमोडिटी, हम रेडी है उस चीज़ को खरीदने के लिए। Next question, question number 14. For if demand to be effective, the commodity should be available. हमारे पास हमारी डिमांड को इफ़ेक्टिव करने के लिए जो कमोडिटी है वो सर्टेन टाइम पे होनी चाहिए, सॉरी एट अ सर्टेन प्राइस पे होनी चाहिए, मतलब उस प्राइस पे हमें मिलनी चाहिए, प्लेस पे मिलनी चाहिए, सर्टेन टाइम पे मिलनी चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं इसमें आएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही बात है, जो चीज़ मुझे आज चाहिए वो आज ही चाहिए, उस प्राइस पे चाहिए उसी प्राइस पे चाहिए, और उस प्लेस पे चाहिए उस प्लेस पे ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मुझे मूवी देखनी है, तो मूवी देखनी है संडे को ही देखनी है, तो संडे को देखनी है, तो संडे एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। ठीक है, मुझे मूवी की टिकट सस्ती मिल जाए, पर्टिकुलर प्राइस हो गया। मुझे आईनॉक्स में ही मूवी देखनी है, तो पर्टिकुलर प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा तभी हमारी एक इफेक्टिव डिमांड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड अराइज इन रेस्पेक्ट ऑफ, डिमांड किसके लिए अराइज होती है, सोशली डिजायरेबल गुड्स मतलब फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, इसके लिए, हार्मफुल प्रोडक्ट के लिए लाइक लिक्योर हो गया, सिगरेट्स हो गई, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। चेक करते हैं, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आ गया। सही बात है ना, डिमांड किसी की भी हो सकती है, हमारी नेसेसिटी गुड्स की भी हो सकती है, या फिर हार्मफुल चीज़ों की भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि सिगरेट पीने वाला सिगरेट की डिमांड ही नहीं करेगा, करेगा ना यार। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिमांड अराइज इन रेस्पेक्ट ऑफ, डिमांड किसके लिए होती है, कैपिटल गुड्स के लिए होती है, कंज्यूमर गुड्स के लिए होती है, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए एंड नॉर बी। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। हमारी डिमांड कैपिटल गुड्स के लिए भी हो सकती है और कंज्यूमर गुड्स के लिए भी हो सकती है, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड अराइज इन रेस्पेक्ट ऑफ, डिमांड किसकी होगी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की होगी, इंडस्ट्री गुड्स की होगी, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी। गाइज आप लोग देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शंस में आंसर दिए हुए, तो हम लोगों को उस तरीके से प्रिपेयर होना है, तो इसीलिए मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे ले आई। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। भाई एग्रीकल्चर कमोडिटी की भी डिमांड हो सकती है, इंडस्ट्री की भी डिमांड हो सकती है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिमांड अराइज इन रेस्पेक्ट ऑफ, डिमांड किसकी हो सकती है, टेंजिबल गुड्स की, ठीक है, मतलब जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इंटेंजिबल मतलब सर्विसेज की हो गई, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी। तो यार डिमांड तो किसी की भी चीज़ की हो सकती है ना, आज आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो सर्विसेज की भी डिमांड हो सकती है और गुड्स की भी डिमांड हो सकती है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर फाइनल कंजप्शन अराइज इन हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब फाइनल कंज्यूमर कौन होता है, फाइनल कंज्यूमर पहले तो मैं समझा देती हूँ फाइनल कंज्यूमर होता क्या है। फाइनल कंज्यूमर का मतलब होता है वो पर्सन जो गुड्स को फाइनली कंज्यूम करे। लाइक मैं शुगर ले रही हूँ, तो मैं शुगर घर में यूज़ करूँगी और उसकी टी बनाऊँगी, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड हो गया। जबकि कोई अगर हलवाई है, अगर वो शुगर ले रहा है, तो वो शुगर इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको उसकी मिठाई बनानी है, स्वीट्स के लिए वो शुगर को यूज़ कर रहा है। तो स्वीट्स के लिए अगर वो शुगर को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल, एज अ इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा वो। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फाइनल कंजप्शन किसके लिए हो सकता है, हाउस होल्ड के लिए होगा, गवर्नमेंट के लिए होगा, बोथ हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर नाइदर हाउस होल्ड और नॉट गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बोथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर। इसका मतलब जो फाइनल गुड्स होते हैं, देखो हम घर में फाइनल गुड्स यूज़ करते हैं वो ज़रूर सही है, क्या गवर्नमेंट फाइनल यूज़ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी तो अपने लिए कोई सर्विस यूज़ कर सकती है, कुछ भी यूज़ कर सकती है, तो फाइनल कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। इट मे बी अ हाउस होल्ड सेक्टर, इट मे बी अ गवर्नमेंट सेक्टर, ज़रूरी नहीं कि हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर इंटरमीडिएट गुड्स की तरह ही किसी चीज़ को खरीदे। नेक्स्ट, डिमांड फॉर इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब देखो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो एज अ रॉ मटेरियल दूसरे के लिए यूज़ होते हैं या फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल होते हैं। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट एंटरप्राइज या ऑल ऑफ द प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
तो यहाँ पे आएगा कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, वो सारी चीज़ों को इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ करता है। तो ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट, डिमांड फॉर रिसोर्सेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, मतलब अब हम लोग कोई रॉ मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट डिमांड होगी, ड्राइव डिमांड होगी, इररेलेवेंट होगी, या फिर नॉट अ डिमांड एट ऑल। तो चेक करते हैं। यहाँ पे वो ड्राइव डिमांड होगी। ड्राइव डिमांड कैसे होगी भाई, हम लोग रॉ मटेरियल जब भी यूज़ करेंगे ना, जब फाइनल कंज्यूमर यूज़ आएगा। लाइक अभी दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पे स्वीट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। स्वीट्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो शुगर की भी ज़्यादा होगी, मिल्क की भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो स्वीट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, मिल्क हो गया, शुगर हो गई, वो क्यों हम ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड किसके लिए है, हमारी डिमांड स्वीट्स की डिमांड ज़्यादा है। तो जब स्वीट्स की डिमांड ज़्यादा है तभी वो उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो जो रॉ मटेरियल की डिमांड है वो किस पे डिपेंड है, वो स्वीट्स पे डिपेंड है। दैट इज डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड तो जब होती जब मैं डायरेक्ट शुगर खरीदती। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, डिमांड फंडामेंटल होगा, डिराइव्ड होगा, मार्केट होगा या जॉइंट होगा। तो आई थिंक ये रिपीट हो गया है, तो इसकी भी डिराइव्ड ही होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड, एक अकेले की डिमांड को क्या बोला जाएगा, इंडस्ट्रियल डिमांड, मार्केट डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे क्या होगा, हाउस होल्ड डिमांड होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल होगा। इंडस्ट्री एक अकेली नहीं होती, मार्केट एक अकेला नहीं होता। तो यहाँ पे एक हाउस होल्ड ही होगा जो कि अकेला हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिमांड को हाउस होल्ड डिमांड भी बोला जा सकता है। हाउस होल्ड डिमांड को क्या बोला जाता है, अब देखो क्वेश्चन से आंसर बन के आ गया और आंसर से क्वेश्चन बन के आ गया। तो प्रोड्यूसर डिमांड बोला जाता है, इंडिविजुअल डिमांड बोला जाता है, इंडस्ट्री डिमांड बोला जाता है, या फिर मार्केट डिमांड बोला जाता है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिमांड शो द क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी एट वेरियस प्राइस। अब एक इंडिविजुअल डिमांड है जो क्वांटिटी दिखा रही है ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की वेरियस प्राइस पे। तो पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए होगा, एंटायर मार्केट के लिए होगा, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल डिमांड पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए होती है। इंडस्ट्री की डिमांड को आप क्या बोलोगे, हाउस होल्ड डिमांड बोलोगे, मार्केट डिमांड बोलोगे, इंडिविजुअल डिमांड बोलोगे, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड तो हाउस होल्ड हो जाती है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इंडिविजुअल डिमांड भी वही बात हो गई। तो यहाँ पे होता है मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कवर करती है। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड को क्या बोलोगे, प्रोड्यूसर डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड, या फिर हाउस होल्ड डिमांड। तो यहाँ पे इंडस्ट्री डिमांड बोलोगे, क्योंकि मार्केट पूरी ओवरऑल होती है, तो इसको बोलेंगे इंडस्ट्री डिमांड। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड शो द क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी एट वेरियस प्राइस। अब मार्केट डिमांड किसके लिए होगी, पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए होगी, या एंटायर मार्केट के लिए होगी, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे एंटायर मार्केट के लिए वो होगी। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ, मार्केट डिमांड किसका सम टोटल होती है, ऑल क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस, all quantity actually sold in the market, all quantity demanded by individual household or consumer, या all of the above। तो all quantity that producer can produce, या फिर all quantity actually sold in the market। तो all quantity that producer can, sold का तो मतलब यहाँ पे सेल्स हो जाएगा, और individual household consumer तो वो हो जाएगा कि ना कहते हैं ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बोल देंगे। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस करेगा उतनी ही ज़्यादा वो डिमांड करेगा अपने रॉ मटेरियल और सारी चीज़ की। डैश इज़ द सम टोटल डिमांड बाय ऑल द इंडिविजुअल। देखो इंडिविजुअल बोला है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है लैंग्वेज पे। बोला है ऑल द इंडिविजुअल इन द मार्केट, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड या फर्म डिमांड। तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे के सारे इंडिविजुअल कवर्ड है। तो गाइस यही क्वेश्चंस थे, टॉप 30 क्वेश्चन। मैंने एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जहाँ से हमको लगता है कि हम आंसर नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई ऐसी बेसिक चीज़ होती है जो हम लोग भूल जाते हैं देखना, तो यहाँ पे आपका वो सब कुछ कवर्ड होगा। तो एग्ज़ाम से पहले मेरी एक और बार आपसे एडवाइस है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करो।
तो गाइज़ आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो गाइज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।